हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं हर संडे की तरह दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 30 है, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे मेरी रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है। तभी तो मैं कहता हूं करंट अफेयर मतलब वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिटेल के साथ शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। जेफ बेजोस ने छोड़ा अमेज़न का सीईओ पद, एंडी जेसी ने संभाली जिम्मेदारी। आप सभी लोग जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, जिसके फाउंडर एंड सीईओ अब तक जेफ बेजोस थे, जो कि दुनिया के अब तक सबसे अमीर आदमी भी है। फाइनली उन्होंने 5 जुलाई को अमेज़न के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है, और जो अमेज़न के नए सीईओ बन गए हैं वो ये एंडी जेसी बन गए हैं। ठीक है, एंडी जेसी लगभग अमेज़न के साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, और जो अमेज़न का वेब सर्विसेज है उसको संभाल रहे हैं 20 साल से, और अमेज़न का क्लाउड वो भी इन्हीं के अंडर आता है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये भी उठता है कि अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, इन्होंने 5 जुलाई ही क्यों चुनी सीईओ का पद छोड़ने के लिए और नया सीईओ देने के लिए अमेज़न को? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि फ्रेंड्स आज से ठीक 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 में एक गैराज से अमेज़न की शुरुआत हुई थी। और जब अमेज़न की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर अमेज़न एक ऑनलाइन बुक कंपनी, हम इसको कह सकते हैं, एक ऑनलाइन बुक स्टोर ये हुआ था। एक बुक स्टोर के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर ऑनलाइन बुक सेलिंग की जाती थी। अब तो ये हर प्रोडक्ट को सेल करता है। ये देखिए, ये बैठे हैं जेफ बेजोस, एक गैराज के अंदर इन्होंने शुरू किया था, और आज लगभग 27 साल बाद 1.7 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप केवल अमेज़न का ही है। ठीक है, तो फाइनली आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन बनता है कि अमेज़न का सीईओ कौन है। अब तक आप लोग जानते थे कि भाई जेफ बेजोस है, लेकिन अब जेफ बेजोस सीईओ नहीं है, अब नए सीईओ अमेज़न के एंडी जेसी बन गए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। लेकिन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ही है, और अमेज़न के चेयरमैन भी जेफ बेजोस है, लेकिन सीईओ या फिर प्रेसिडेंट जिसको हम कहेंगे वो एंडी जेसी बन गए हैं। क्लियर है? ये डाउट याद रखिएगा, डाउट नहीं है, तो बहुत बड़ा करंट इवेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। कई एपिसोड में आपको बता चुका हूं, जो जापान टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं 2020-2021 के लिए, वो 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं। फाइनली भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि ए जिसको बोलेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने एक घोषणा करके डिटेल दी है कि जो उद्घाटन समारोह होगा, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का, उसमें जो ध्वजावाहक या फिर फ्लैग कैरियर कहेंगे हम इंग्लिश में, जो इंडिया की तरफ से ध्वजावाहक होंगे वो 2 होंगे, जिसमें से एक है मैरी कॉम और एक है मनप्रीत सिंह। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक में भारत की तरफ से एक साथ 2 ध्वजावाहक होंगे, और ध्वजावाहक ये हैं, एक है हमारी जिसको आप जानते होंगे मैरी कॉम, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, आप जानते हैं इंडिया की बहुत बड़ी एक मुक्केबाज खिलाड़ी है, जो कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में लगभग 8 बार विजेता रह चुकी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है एशियाई खेलों में, और बहुत कांस्य पदक भी इन्होंने जीते हैं। ठीक है, जानते हो। तो ये एक ध्वजावाहक होगी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से। और दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, नाम ये रहा मनप्रीत सिंह, इनको भी शायद आप जानते होंगे। ये जो इंडिया की फील्ड हॉकी टीम के 2017 से मौजूदा कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और इनको लगभग पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो याद रखिएगा कौन कौन ध्वजावाहक हैं इस बार। एक तो मैरी कॉम है और साथ ही मनप्रीत है, याद रखिएगा। और 2 एपिसोड पहले मैंने आपको एक और डिटेल दी थी ओलंपिक के बारे में, कि ओलंपिक के लिए भारत का जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया था। उस टाइम पर जो खेल मिनिस्टर थे, स्पोर्ट मिनिस्टर थे, वो हमारे किरण रिजिजू थे। अब तो अनुराग ठाकुर बन गए 2-3 दिन पहले ही। तो जो थीम सॉन्ग है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग क्या है भारत का, वो है लक्ष्य तेरे सामने। ठीक है, ये भारत का थीम सॉन्ग है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी। और ये किसने गाया? भारत के बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने इस गाने को गाया है, यानी कि इस थीम सॉन्ग को गाया, लक्ष्य तेरे सामने। दोनों चीज याद रखिएगा। और 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, 8 अगस्त तक चलने वाले हैं, याद रखिएगा। कहां पर हो रही है? जापान टोक्यो के अंदर। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट,
IFFI का 52वां संस्करण, इंग्लिश में इसको सेशन या फिर एडिशन बोलेंगे संस्करण को, 20 नवंबर से गोवा में होगा। IFFI है क्या? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस बार गोवा में होने वाला है। इसका 52वां संस्करण। आपको पता है 2020 वाला जो होना था IFFI, वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, और जब पैंडेमिक की स्पीड थोड़ी कम हुई, जनवरी 2021 में जाके 51वां संस्करण हुआ। वो कहां पर हुआ? गोवा। वो सुपर सक्सेसफुल माना गया कि इस पैंडेमिक में इतना हाइब्रिड तरीके से ये सेशन हुआ, तो उसी से प्रभावित होकर जो 52वां संस्करण है इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, उसको भी गोवा में आयोजित करने का फैसला हुआ है, जो कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलने वाला है। याद रखिएगा, क्या? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर आयोजित हुआ? गोवा में, जिसको गोवा की सरकार और साथ ही जो भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक साथ मिलकर आयोजित कर रही है। क्लियर है? ये चीज नोट करिएगा इसको भी। देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं बोलता हूं 38 एपिसोड हो चुके हैं दी करंट अफेयर शो के, और उम्मीद करता हूं कि यार इतने सारे नोट्स आपके पास रेडी हो गए होंगे। जब भी आपका कोई एग्जाम होगा, फटाक से एक बार नोट्स देखें, 1 घंटा लगेगा, सब कुछ आपके माइंड में एकदम रिन्यू हो जाएगा। कितना बेनिफिट होगा। 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 7 जुलाई गई है, तो इसी दिन विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है भाईचारा बढ़ाने के लिए, दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए। इस दिन लोग क्या करते हैं, विश्व भर में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को चॉकलेट उपहार में देते हैं। ठीक है, गले वगैरह मिलते हैं, यानी कि जैसे दिवाली होती है, ऐसे ही विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 2009 में मनाया गया है। एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग यह भी कहा जाता है कि यह दिवस ये दिवस 7 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1550 में यूरोप ने पहली बार चॉकलेट को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हर साल 7 जुलाई को यह मनाया जाता है, क्योंकि 7 जुलाई 1550 में चॉकलेट को इंट्रोड्यूस किया था यूरोप ने। क्लियर है? याद रहेगा। यूनिक सा है, थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अक्सर हम करते हैं। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका हुआ, और एक आध और देश है जो कि अक्टूबर में मनाता है। अमेरिका 28 अक्टूबर को चॉकलेट दिवस मनाता है, क्योंकि 7 जुलाई को उसका कोई और डे रिजर्व है। ऑलमोस्ट ज्यादातर देश मनाते हैं 7 जुलाई को, तो इसका मतलब यह है। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इसको समझिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और आगे करंट इवेंट आने वाला है। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, इसका मतलब होता है सहकारिता का मतलब ये होता है। और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मतलब कि अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड वाइड मिलजुल कर काम करना, इसलिए दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है, यह दिवस हर साल जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि जुलाई आते ही जो फर्स्ट सैटरडे पड़ेगा उस दिन यह दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो पहला सैटरडे पड़ा वो 3 जुलाई को पड़ा, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया गया इस बार। ये देखिए, पहली बार 1923 में मनाया गया था ये। ठीक है, साल 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पेश कर जुलाई महीने में पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने की पहल की। यानी कि 1995 में ऑफिशियली अमेरिका ने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि जुलाई के फर्स्ट शनिवार को यह मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बताया, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि भाई मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के हाथ बटाना चाहिए। और देश में, अलग अलग देश में, हमारे में देश में बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स, ऐसे सहकारिता विभाग हैं जो कि मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही जागरूक करने के लिए इस बार जो इसका थीम था वो क्या था, ये देखिए थीम, रिबिल्ड बेटर टुगेदर, यानी कि पुनर्निर्माण करते हैं एक साथ मिलकर। ठीक है, इस बार इसका ही थीम था, रिबिल्ड बेटर टुगेदर, एक साथ मिलकर पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण। दिलीप कुमार का 98वें वर्ष की उम्र में निधन। आप लोगों ने हाल ही में न्यूज वगैरह में देखा होगा कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार दिलीप कुमार, जिनकी हाल ही में निधन हो गया है, 98 साल उनकी उम्र थी। काफी टाइम से उम्र को लेते ही वो इलाज उनका चल रहा था, हॉस्पिटलाइज वो हो रखे थे। ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ है, डेट प्रॉपर मैं आपको बता दूं, 7 जुलाई 2021 को इनका निधन हुआ है। साथ ही दिलीप कुमार साल 1944 में फिल्म
जवाहर भाटा से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, जो कि बॉम्बे टॉकीज उस टाइम पर उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था, यानी कि पार्टीशन से पहले इनका जन्म हुआ था। साथ ही इनका जो असली नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब लोग दिलीप कुमार के नाम से इनको जानते हैं। हो सकता है यार काफी सारे लोग इनको नहीं जानते हो, क्योंकि आजकल तो लेटेस्ट युवा हो गए हैं, तो नए नए एक्टर को जानते हो। कौन कौन इनको रियली में जानता है, किन किन लोगों ने इनकी मूवी देखी है, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया मैंने इनकी ये वाली मूवी देखी है, तभी तो पता चलेगा। तो इनका जो असली नाम है वो मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार का असली नाम था। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था और साथ ही 7 जुलाई 2021 में इनका निधन हुआ है। 11 दिसंबर 1922 में इनका जन्म हुआ था और ज्वार भाटा फिल्म से इन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की 1944 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सहकारिता न्याय नया मंत्रालय बनाया। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को इस बार मनाया गया। सहकारिता के बारे में मैंने आपको बताया, सहकारिता होता क्या है। सहकारिता का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना, या फिर ऐसे मंत्रालय या फिर ऐसे विभाग जो कि मिलजुल कर काम करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे विभाग बने हुए हैं जो कि सहकारी रूप से काम करते हैं। बहुत सारे सहकारी बैंक है, राष्ट्रीय लेवल पर भी है, राज्य लेवल पर भी सहकारी बैंक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। उसी टाइप का एक मंत्रालय बनाया है जिसको नाम दिया है सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। ये एक नया मंत्रालय बनाया है। 7 जुलाई को आपको पता है नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, ठीक है। बहुत सारे नए कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने अपॉइंट किया है और कुछ ने इस्तीफा भी दिया है और कुछ को प्रमोशन भी किया है। उससे एक दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को इस मंत्रालय का अनाउंसमेंट की गई है कि सहकारिता मंत्रालय एक नया जोड़ा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मंत्रालय का कार्यभार किसको सौंपा गया है? वो सौंपा गया है अमित शाह को, जो कि पहले से ही हमारे होम मिनिस्टर है। उनके बाद अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बन गए हैं, यानी कि जो कोऑपरेशन नया मंत्रालय बना है उसका कार्यभार अमित शाह को दिया गया है। और बाकी इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, वो आपको प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। जितने भी नए मिनिस्टर चुने गए हैं सबकी मिनिस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, वो क्या क्या काम करने वाला है। अब टोटल फाइनली मोदी जी की कैबिनेट में 77 मिनिस्टर हो चुके हैं। 2014 की बात है जब 43 मिनिस्टर थे। ये कहा जाता था कि भारत की कैबिनेट में बहुत ज्यादा मिनिस्टर है वर्ल्ड वाइड, लेकिन आज देखिए कुछ ही साल बाद 77 मिनिस्टर्स यहां पर हो चुके हैं कैबिनेट के अंदर। क्लियर है चीज? आईसीसी ने सीईओ मनु शाहनी को तत्काल प्रभाव से हटाया। सब लोग जानते होंगे इंडियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में, जिसके सीईओ अब तक थे, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनु शाहनी। ये आईसीसी के सीईओ थे। 2019 में इन्होंने सीईओ का पद संभाला था। 2022 में रिटायर होने वाले थे, यानी कि 22 तक इनका कार्यकाल चलता, लेकिन पहले ही इनको हटा दिया गया पद से, या फिर ये कह लीजिएगा कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए लगभग 4 महीने से छुट्टियों पर थे। छुट्टियों पे क्या थे, मतलब आईसीसी की तरफ से ही इनको छुट्टी पर भेजा गया था, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही थी। जब तक इंक्वायरी चल रही थी इनको बाहर भेजा हुआ था, यानी कि पद से एक तरीके से छुट्टी दे रखी थी। इनका कहना यह है कि इनके ऊपर आरोप वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन जो इंक्वायरी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो थोड़ा रूड था। अपने साथियों के साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं था, सख्त व्यवहार था। सख्त व्यवहार के चलते इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और फाइनली 4-5 महीने की लंबी छुट्टी के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ठीक है। 2019 में डेव रिचर्डसन के जाने के बाद आईसीसी का सीईओ ये बने थे। तो अब फाइनली आईसीसीओ के सीईओ कोई नहीं है। जब नए सीईओ आएंगे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि आईसीसी के किस सीईओ ने हाल ही में इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? नाम था उनका मनु शाहनी। एग्जाम में यही तो क्वेश्चन बनते हैं। जो नियुक्तियां टॉपिक होता है ना, अपॉइंटमेंट्स, वो यहीं से ही तो आता है। निधन में आपको कवर करा देता हूं, नियुक्तियां कवर करा देता हूं, तो अगर आप नोट डाउन कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है?
अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी सीट कैपेसिटी 1,10,000 है, यानी कि 1,10,000 लोग एक साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ सकते हैं। तो अपने आप में यार गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के अंदर है। लेकिन अब फाइनली एक अनाउंसमेंट हुई है कि जयपुर के अंदर बनेगा भारत का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जयपुर के अंदर ये बनेगा, इसका जो निर्माण होगा वो लगभग 100 एकड़ जमीन के अंदर होने वाला है। काम लगभग स्टार्ट हो ही चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 2 से 2.5 साल इसको बनने में लग जाएंगे। 2 चरण में इसको बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपए का खर्च आईसीसी उठाने वाला है और लगभग 90 करोड़ रुपए का खर्च राजस्थान क्रिकेट संघ उठाने वाला है। बाकी की जो फंडिंग है वो इधर उधर से इकट्ठा की जाएगी। इसकी जो सीट कैपेसिटी रहेगी इस नए स्टेडियम में लगभग 75,000 लोग एक साथ बैठ पाएंगे। ये 2 चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में जो शुरू किया जाएगा वो 45,000 सीटों के साथ किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 30,000 सीटों की और कैपेसिटी इसमें बढ़ाई जाएगी। देख लेते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया मेल्सबर्ग के अंदर है। उस और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो क्षमता है जो सबसे बड़ा है 1,10,000 सीट कैपेसिटी है, बता चुका हूं। जबकि मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता है वो 90,000 ही है। इसी वजह से वो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 90,000 है। और तीसरा जो बनेगा वो जयपुर में बनेगा, 75,000 सीट कैपेसिटी उसकी रहेगी। क्लियर है ये चीज? समझिएगा यार, नोट डाउन करिए। पता नहीं मेरा मन करता रहता है कि मैं नोट डाउन कर दूं आपके लिए भी। ब्लैक फंगस के बाद अब सामने आए बोन डेथ के मामले। फ्रेंड्स, आपने न्यूज वगैरह में देख ही लिया होगा, वर्ल्ड वाइड एक और नई बीमारी आ चुकी है जिसको जाना जा रहा है बोन डेथ के नाम से। अगर एक तरीके से हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है एवेस्कुलर न्यूक्रोसिस। एग्जाम में जो पूछे जाएगा इस बीमारी के नाम से वो यही नाम दिया जाएगा, एवेस्कुलर न्यूक्रोसिस। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बीमारी क्वेश्चन में दे दी जाएगी और ऑप्शन में बोन डेथ हो सकता है, तो आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा। फिर बोन डेथ के बारे में पूछा जाएगा कि ये रियली में कौन सी बीमारी है, तो आपको एवेस्कुलर न्यूक्रोसिस के ऊपर टिक लगाना पड़ेगा। तो अब समझ लेते हैं कि जो बोन डेथ है ये बीमारी है क्या, इसमें होता क्या है। देखिए फ्रेंड, जब शरीर के अंदर ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहता, ठीक है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहने की वजह से बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो गलने लग जाती हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो की वजह से, क्योंकि ब्लड फ्लो ठीक नहीं है वो गलने लग जाती है और जिसकी वजह से यार लोग मर रहे हैं, ठीक है। और इसी को बोन डेथ दिया है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि इसके वजह से जो हड्डियां हैं उसके अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। टिश्यू डेड होने की वजह से हड्डियां गलने लग जाती हैं और उसी को नाम दिया है बोन डेथ। ठीक है, क्लियर है, समझ गए क्या होता है बोन डेथ। और स्पेशली 2 हड्डियों के ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। एक तो हमारी फीमर जो ये होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसको बोला जाता है, ठीक है, पैर के अंदर ऊपरी वाली, ये होती है फीमर हड्डी। एक तो इस हड्डी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है और दूसरी ये वाली जो हड्डियां होती है ना, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। लेकिन नॉर्मली ये देखा जा रहा है कि शरीर के आगे चलकर शरीर के किसी भी हड्डी के ऊपर ये इफेक्ट डाल सकती है। तो क्लियर हो गई बोन डेथ कौन सी बीमारी है, एवेस्कुलर न्यूक्रोसिस। याद रखिएगा भाई इसको। और मैंने आपको पहले ब्लैक फंगस के बारे में एक एपिसोड में बता दिया था, जिसको म्यूकोरमिकोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि म्यूकोरमिकोसिस है क्या, तो आप डायरेक्टली ये कहोगे कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि म्यूकोरमिकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि ब्लैक फंगल जो था एक फंगल इन्फेक्शन ही तो है। और बाकी की डिटेल मैंने आपको एपिसोड्स में दे रखी हैं। केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऐप पेश की। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जल कृषि किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च की उनकी सुविधाओं के लिए, जिसको नाम दिया गया है मत्स्य सेतु। हाल ही में फ्रेंड्स देखा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत सारी ऐप लॉन्च कर रही है। हाल ही में मैंने आपको अभी बताया था एक आत्मनिर्भर कृषि ऐप, आगे मैं आपको बताऊंगा, शायद याद नहीं होगा आपको। और भी सारी ऐप लॉन्च की गई और ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऐप लॉन्च कर रही है उनके बाद सेतु लगा देती है। ठीक है, तो इस ऐप का नाम याद करने का तरीका भी यही है कि भाई इसके बाद भी सेतु लगा है और ये मत्स्य सेतु है। किसके लॉन्च की गई? जो हमारे जल कृषि किसान हैं, यानी कि जो पानी के अंदर मछली पालन वगैरह करते हैं, उनके लिए ये की गई है, उनकी सुविधाओं के लिए की गई। इस ऐप में क्या होगा, इस ऐप में जो सभी किसान हैं, यानी कि जो मछली पालन करते हैं, उनको सिखाया जाएगा कि एक प्रॉपर सही तरीका क्या, एक प्रॉपर वे क्या है
मछली पालन करने के लिए, मछली पालन अगर कोई कर रहा है तो सबसे जरूरी है कि जल की शुद्धि, यानी कि जल जो है वो साफ होना चाहिए जिसमें मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही जो मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल होता होगा, मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी इन सभी कृषि किसानों को दी जाएगी। इस ऐप में छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू जानकारी दी जाएगी जल कृषि किसानों को कि भाई कैसे कैसे ये फसल हम करते हैं। देखिए मैंने नीचे भी नोट डाउन कर दिया है। इस ऐप में मछली पालक किसानों को छोटे छोटे वीडियो के जरिए मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन, जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन का पालन करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ इसके अंदर रहने वाला है और ये एक इस तरीके की ऐप है जिसका नाम मत्स्य सेतु है। मत्स्य मछली को ही कहा जाता है, यानी कि ठीक है जो मछली की फसल वगैरह होती है उसको कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना मछली की फसल, मैं ऐसे बोल रहा हूं, चीजों का आप समझ तो गए होंगे, कोऑर्डिनेट आई थिंक आप कर पा रहे हो, यानी कि मछली पालन उसको हम बोलेंगे, लेकिन यही बोल देते हैं कि जल कृषि किसान बोल देंगे कि जो कि पानी में फसल उगाते हैं, मछली की फसल करते हैं, मछली पालन करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये भी फसल ही है, कहा जाता है इसको फसल। और साथ ही मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया जो कि ऑलमोस्ट इसी के सिमिलर है, जिसमें जो किसान है हमारे जो कि भूमि के ऊपर फसल वगैरह उगाते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं, धान उगाते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए इसमें भी छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड की गई है। बहुत सारी लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड की गई है ताकि जो किसान है उनको जानकारी प्रदान की जाए कि भाई किस तरीके से फसल उगाई जाए, मौसम की जानकारी इसमें दी जाती है। साथ ही इसमें मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें भी कुछ विभाग जुड़े हैं जिसमें कृषि विभाग इसमें जानकारी देगा किसानों को, मौसम विभाग जानकारी देगा, मौसम की जानकारी, बारिश वगैरह कब होगी, ज्यादा सूखा कब पड़ेगा। इसरो से ही जुड़ा हुआ है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर, वाटर का पता चलेगा, पानी वगैरह कब कब छोड़ा जाएगा, कितनी पानी की पूर्ति है, कितना पानी कब देना चाहिए कृषि में, और कृषि अनुसंधान केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट है स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम संचालित करने के लिए संसदीय पैनल की मदद करेगा इसरो। हाल ही में फ्रेंड्स संसदीय पैनल बुलाया गया था जिसमें बहुत सारे सदस्य थे और उसमें कुछ टेक्निकल फील्ड से भी कंपनियां थी जिसमें इसरो भी जुड़ा था। ठीक है, इस संसदीय पैनल में डिस्कस किया गया कि भाई जो लगभग 1.5-2 साल से पैंडेमिक चला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई में नुकसान हुआ है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, यानी कि सभी के घर ऑनलाइन क्लासेस चली, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर क्लासेस चली। जो यार थोड़े से हाई क्लास से बिलोंग करते हैं वो तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं, लैपटॉप मोबाइल पे पढ़ पाते हैं, लेकिन जो यार ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो थोड़े गरीब बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इन टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, उनके पास प्रॉपर ये उपकरण नहीं होते जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में नुकसान भी हुआ है। और ये भी देखा गया है ऑनलाइन क्लासेस तो चली है लेकिन कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट सर्वर इतना बिजी रहा कि भाई किसी की ऑनलाइन क्लासेस चली नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए इसरो ने फाइनली यानी कि इस संसदीय पैनल के साथ हाथ मिलाया है कि हाँ हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऐसी सर्विस। इन्होंने बात की कि भाई इसरो से इन्होंने पूछा, यानी कि इस संसदीय पैनल से पूछा कि भाई सैटेलाइट टीवी क्लासरूम हमें शुरू करना है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसरो ने कहा हाँ पॉसिबल है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसमें क्या रहेगा, मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आज टीवी के ऊपर नेशनल आता है, डीडी चैनल आता है, ठीक है, दूरदर्शन आता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हर घर तक ये कनेक्टिविटी पहुंचती है, टीवी ऑलमोस्ट सभी के पास है और फ्री में डीडी नेशनल तो आजकल चलता है आपको पता है। तो उसके ऊपर क्लासेस प्रोवाइड करने की ये सोच रहे हैं, जो रेडियो वगैरह है उसके ऊपर क्लासेस प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम होती है इंटरनेट सर्वर की वो भी दूर हो सके और हर गांव तक, छोटे से छोटे एरिया तक ये सभी क्लासेस पहुंच सके और सब लोग तैयारी कर सके। तो क्लियर है क्या यहां पर हुआ है, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम संचालित करने के लिए संसद पैनल की मदद करेगा इसरो। कौन कर रहा है मदद? इसरो कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा सैटेलाइट टीवी क्लासरूम को स्टार्ट करने के लिए कौन मदद करेगा गवर्नमेंट की, तो इसरो कर रहा है, यानी कि ये जो सिस्टम बनाएगा वो इसरो बनाएगा। हाल ही में 12 वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक रिकॉर्ड था, लगभग 19 साल पहले एक रिकॉर्ड बनाया गया था। वो रिकॉर्ड किसने बनाया था? वो बनाया था शर्गे कार्याकिन ने एक रिकॉर्ड बनाया था। शर्गे कार्याकिन ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर था वो चेस का। ठीक है, 19 साल पहले रिकॉर्ड बना था। उस टाइम पर जब ये रिकॉर्ड बनाया था उसने 12 साल 7 महीने उसकी उम्र थी और 2002 में ये रिकॉर्ड बनाया था।
ठीक है, तो सबसे कम उम्र का अब तक वो था, लेकिन फाइनली भारतीय मूल के एक खिलाड़ी ने, यानी कि एक चेस प्लेयर ने, जिसका नाम है अभिमन्यु, उम्र उसकी केवल 12 साल है, उसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये दुनिया का सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाला चेस प्लेयर बन गया है, यानी कि ग्रैंड मास्टर बन गया है। जब इसने ये रिकॉर्ड तोड़ा ना, इस बच्चे की उम्र थी लगभग 12 साल 4 महीने 25 दिन थी जब इसने रिकॉर्ड बनाया, और जब कार्य किन्ने रिकॉर्ड बनाया, 12 साल 7 महीने उसकी उम्र थी, यानी कि लगभग 3 साल का डिफरेंस इसने दे दिया है। और सबसे यंग है, जो टॉप 10 ग्रैंड मास्टर है सबसे कम उम्र वाले, उसमें से 4 भारत के भी हैं, और ये भी भारतीय मूल के ही हैं। एक अमेरिका के रहने वाले हैं, फाइनल नेशनलिटी तो उनकी अमेरिका है, लेकिन भारतीय मूल के ये हैं जो कि अमेरिका न्यू जर्सी में फिलहाल रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इनके माता पिता से बात हुई इंडिया टुडे की, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, उसमें मोबाइल वगैरह में ज्यादातर उनका ध्यान रहता है, लेकिन इनके हाथ में 2-2.5 साल की उम्र में ही चेस दे दिया गया था। तो फाइनली यार मेहनत तो बहुत लगी होगी। तो नाम याद रखिएगा, सबसे कम उम्र का चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल जिनकी मात्र उम्र है। फाइनली बात करते हैं लास्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है कौन है शिरीषा बांदला, जो अंतरिक्ष के सफर पर जाएगी। भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली है। आज 11 तारीख है, शायद जा भी चुकी हो। उनका नाम है शिरीषा बांदला। ठीक है, कल्पना चावला के बाद शिरीषा बांदला। ये है कौन? वैसे तो ये भारतीय मूल की है, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, वहां का इनका बर्थ पैलेस है। और ये करती क्या है? अमेरिका की एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी, उसमें ये काम करते हैं। उसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। क्या वाइस प्रेसिडेंट है? वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी, जो कि एक अमेरिका की स्पेस फ्लाइट कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये जा रही है स्पेस की यात्रा पर, और इनके साथ यानी कि 5 और यात्री जा रहे हैं, यानी कि टोटल 6 यात्री जा रहे हैं इस कंपनी से। देखिए ये टोटल 6 यात्री, इसमें एक और लेडी है जो कि जिसका नाम शायद बेस करके कुछ है। ठीक है, बेस करके। वर्जिन गैलेक्टिक इज एन अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी। ठीक है, अमेरिका की एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है दैट ऑपरेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। इट वाज फाउंडेड बाय रिचर्ड ब्रैनसन। रिचर्ड ब्रैनसन ने इस कंपनी को बनाया था। क्लियर है डाउट? एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अंतरिक्ष की यात्रा पर गई है? नाम याद रखिएगा, शिरीषा बांदला, भारतीय मूल की ये एक फीमेल है। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर जा रही है। और शिरीषा बांदला सेकंड इंडियन वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस। नो अबाउट हर, मैंने आपको बता दिया है क्या ये। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपको पसंद आया हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कमेंट करके कि भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा आज के एपिसोड में। कमेंट करके जरूर बताइए यार, मुझे भी तो पता चले कि आप कितने एक्टिव है करंट अफेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता रहेगा, और बहुत जल्द लास्ट 6 मंथ के करंट इवेंट भी हम लेकर आ रहे हैं। उनको प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो वेट करिए। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, मैंने लिंक दिया हुआ है। वे टू सक्सेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।